सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज थर्मोडायनेमिक्स की समरी आपसे डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है फिजिक्स में, इसके जो कंटेंट है तो उसको सबसे पहले तो लॉज हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपका जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, लॉज आगे फर्स्ट है। देन इसमें आता है आपका वर्क डन का कैलकुलेशन, वर्क डन। और फिर है आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसके मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर इसमें एक टॉपिक आएगा आपका हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर, इससे मिलता जुलता है। या एक चीज होती है इसमें हीट पंप। तो यही इसमें पूरा सिलेबस है। और आपने देखा होगा, मैंने पीवाई क्यूज डिस्कस किए थे, तो उसमें से ये वाला जो टॉपिक है, इसमें से लगभग 40% क्वेश्चन अब तक इस वाले टॉपिक से आए हैं। और बाकी मान लीजिए 20% इसमें से 60 और 30% इसमें से, मान लीजिए इसमें से केवल 10% जो बेसिक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो हीट इंजन पे बेस्ड क्वेश्चंस की अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें, जैसे कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वर्क डन निकालना, जो हीट है हीट अब्जॉर्ब निकालना, हीट रिलीज निकालना, वेरियस ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सब इसके कंटेंट एनालिसिस है। और क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आपका, एक तो वर्क डन का है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, और एक इसमें हीट इंजन का एप्लीकेशन है। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन में एक्चुअली देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ हीट एंड सेकेंड इज सिंक, and there is some external work done by the, you can say that, by the heat engine. So heat engine is basically a mechanism to transfer heat or to convert heat into work or to convert energy from one form to another at the very basic level. So the basic mechanism is that कोई भी heat engine है वो heat को accept करेगा हाई टेम्परेचर पे, कुछ वर्क करेगा और बाकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को रिलीज कर देगा एट लोअर टेम्परेचर। सो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हीट इंजन। ये तो स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसका जो एफिशिएंसी है दैट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड। सो एफिशिएंसी के लिए ये आपका हो गया वर्क डन और ये हो गया आपका हीट सप्लाइड। ये तो स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है एफिशिएंसी का, बात नंबर 1। बात नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो उससे आ जाएगा डेल्टा Q1 इज डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा W। तो इसको भी फॉलो करता है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ को भी हीट इंजन का जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करेगा। थर्ड थिंग यहाँ पे है कि अगर कार्नोट इंजन की हम बात करें तो एक कार्नोट इंजन के लिए डेल्टा Q1 बाई डेल्टा Q2 केवल कार्नोट इंजन के लिए वैलिड है। दिस इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये इसकी एनालिसिस है। तो यहां से अगर हमें कैलकुलेशंस करें तो अगर एफिशिएंसी निकालें तो इसका एक फंडा हो जाएगा डेल्टा W बाई डेल्टा Q1। डेल्टा W को आप लिख सकते हैं डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 बाई डेल्टा Q1। इसको सॉल्व करेंगे, ईटा आपका आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा Q2 बाई Q1 और इसका वैल्यू T2 बाई T1 है। सो दैट विल बी 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ से आपका आ जाएगा। अगला इसमें पॉइंट है कि कार्नोट इंजन ये एक्चुअली रिवर्सिबल
साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की। तो अगर सेम टेम्परेचर्स के बीच में बात करें, रिवर्सिबल साइकिल की बात करें, तो उसमें जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट इंजन है, दैट इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। इस पे भी क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं पीवाईक्यूज में, आते कि एक साइंटिस्ट ने कोई इंजन बनाया, उसकी एफिशिएंसी 26% है, क्या ये फिजिबल है? तो वो इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड था कि आउट ऑफ वर्किंग अंडर सेम सेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, कार्नोट इंजन हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट इसी पे एक कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एफिशिएंसी जो है दैट इज 1 माइनस T2/T1। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंसी अगर 100% करनी है तो कैसे की जा सकती है? तो आइए इस पे सोचते हैं। तो ईटा को आप 1 मान लीजिए, तो 1 आएगा 1 माइनस T2/T1। यहाँ से आपका आ जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो T2 0 होना चाहिए या T1 शुड टेंड टू इन्फिनिटी। T2 0 है, इसका मतलब है कि मिनिमम टेम्परेचर फॉर सिंक, भाई 0 केल्विन से कम तो हो नहीं पाएगा। और T1 इन्फिनिटी है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सोर्स। यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी बढ़े, तो उसका तरीका है कि सोर्स का टेम्परेचर जितना ज्यादा हो पाए उतना कर दीजिए, और सिंक का टेम्परेचर जितना कम हो पाए उतना कम कर दीजिए। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। सो अगर हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाना, तो उसका सिंपल सा तरकीब है, फंडा है कि आप सोर्स जो है, जहां से हीट आप अब्सॉर्ब कर, जो हीट इंजन हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, उस सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या सिंक का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सोर्स का, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा, या सिंक का टेम्परेचर जितना कम होगा, एफिशिएंसी उतनी कम। इसी कॉन्सेप्ट पे 6-7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आज पीवाईक्यूज में, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं वर्क डन के बारे में। सबसे पहले ये जो है वर्क, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो है वर्क डन जो है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सबसे सिंपल सी बात है, इट्स स्केलर क्वांटिटी, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, छोटी छोटी बातें। थर्ड, वर्क डन जो है गैस के लिए अगर बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से डिफाइन होता है। चौथी बात, अगर हम ग्राफ की बात करें, तो अगर गैस का प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपको दिया हुआ है, so let us say this area is A1, this area is A2, this area is A3, so this will be plus minus plus। तो इस वर्क डन को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी which is equal to A1 minus A2 plus A3। नेक्स्ट बात, अगर पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ए से लेके आप गए और ये बी मान लीजिए, क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो यहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका एरिया ज्यादा आएगा, बी से ए में वॉल्यूम घट रहा है लेकिन इसका एरिया कम है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा आपका ए से बी का प्लस बी से ए का। तो इसको मैं मान लेता हूं x, ये क्योंकि माइनस है इसको मैं y मान लेता हूं। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला एरिया ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन आएगा ये आपका पॉजिटिव आएगा, और दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल के एरिया के इक्वल आएगा। एक छोटी सी बात इसमें ये हम देख सकते हैं। वहीं पे अगर इसका उल्टा केस है, मान लीजिए दिस इज योर v, दिस इज योर p, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ऐसा केस है, दिस इज a, दिस इज b और ये ऐसे है। तो यहाँ पे सेम केस होगा कि वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा वर्क डन b से a प्लस वर्क डन a से b।
अब बी से ये वर्क डन नेगेटिव होगा, इसको मैं माइनस एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। फिर से सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर x जो है बड़ा है y से, तो टोटल वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाएगा और अल्टीमेटली वो भी एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल आएगा, लेकिन वो नेगेटिव वर्क आपका आएगा। तो ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए कुछ आगे इसके मैनिपुलेशंस देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कई बार आपको क्वेश्चन देंगे कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू k टाइम्स वी क्यू। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिए और आपसे पूछेंगे कि बताइए टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो क्या करेंगे इसमें भाई, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी और पी का वैल्यू है आपका केवी क्यूब। सो केवी क्यूब इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से टी आपका आ जाएगा के वी रेज टू पावर 4 बाई एन। तो ये टेम्परेचर आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगला आपसे पूछ सकते हैं वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, मान लीजिए V1 से V2। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन के वी क्यूब डी वी, लिमिट इज V1 टू V2। तो ये सॉल्व हो गया आपका के वी 4 बाई 4 आ जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा के बाई 4 V2 रेज टू पावर 4 माइनस V1 रेज टू पावर 4। तो ऐसे करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है आपका एन सी वी डेल्टा टी। मान लीजिए एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो ये आएगा एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। तो यहाँ से आप एफ को कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा एफ बाई 2 इंटू एन आर डेल्टा टी। और इस एन आर डेल्टा टी को लिखा जा सकता है एज P2V2 माइनस P1V1, ये लिखा जा सकता है। अब P इज इक्वल टू के वी क्यूब है, तो यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा यू आ जाएगा आपका F बाई 2, ये हो जाएगा के वी टू क्यूब इंटू V2 माइनस के V1 क्यूब इंटू V1। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका डेल्टा यू आ जाएगा F बाई 2, के बाहर आ जाएगा, V2 रेज टू पावर 4 माइनस V1 रेज टू पावर 4। यहाँ से आप डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे आपसे पूछा जा सकता है डेल्टा क्यू बताइए। सो डेल्टा क्यू आपका होता है जी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, सो डेल्टा क्यू आपका आ जाएगा, डेल्टा यू है के एफ बाई 2 इंटू V2 की पावर 4 माइनस V1 की पावर 4 प्लस यहाँ से वर्क डन आपका आएगा के बाई 4 V2 4 माइनस V1 4। तो यहाँ से एडजस्टमेंट देखें आप तो V2 4 माइनस V1 4 कॉमन बाई 2 कॉमन ले लीजिए बल्कि, तो ये आएगा आपका के एफ प्लस 1 बाई 2। V2 4 माइनस V1 4 बाई 2 कॉमन ले लीजिए, के एफ प्लस 1 बाई 2। तो ये आपका इसमें डेल्टा क्यू आ जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछें कि बताइए डेल्टा क्यू और डेल्टा यू का रेशो क्या आया, तो डेल्टा क्यू है आपका के एफ प्लस हाफ V2 4 माइनस V1 4 बाई 2 और डेल्टा यू है आपका के एफ बाई 2 V2 4 माइनस V1 4। तो इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा के एफ प्लस हाफ बाई के एफ, ये इसके रेशियोज आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा क्यू का, हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हीट इज एनर्जी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका mL2T माइनस 2। सो इस तरीके से डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So you must have seen that what is important is fetching the patterns asked in which are hidden in your topics. Any subject is comprising of chapters, chapters are comprising of topics, topics are comprising of subtopics, and those subtopics are comprising of certain patterns, and those patterns are limited and they are limited. The examiner is bound to ask questions from those patterns only because syllabus is well defined. So what you are going to do is that जब भी आप पढ़ें इस पर्पज से पढ़ें कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स हैं वो सारे पैटर्न्स मुझे सीखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है
और उसको यूज करना है, मेरे को सीखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व करूं। बिकॉज अल्टीमेटली आप समझे, लाइफ इज about getting answers, about getting solutions, and it's not about getting the problems. Everybody is having problem, everybody is having questions, but a few have the guts to give the solutions and give the answers. And if you have the guts to give the answers or give the solutions, then you'll be paid, and you'll be paid well. So all the best for the exam. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.